Hi friends, today I will discuss more about the orthopedic implants. Just to recapitulate the whole thing that in 1939 and 40 the केनेल का आविष्कार हुआ और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसका उपयोग हुआ और उसके बाद 1950 में रस ब्रदर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया उन्होंने आविष्कार किया और इसको बोथ बोन फोर आर्म फ्रैक्चर में उपयोग किया गया। उसके बाद इंटरलॉकिंग का जमाना आया और इंट्रापैटलर रूट से इंटरलॉकिंग शुरू हुआ जिसे ग्लॉस केम्प ने पॉपुलराइज किया 1917 में। और उसके बाद इंट्रापैटलर रूट के बाद जो बीच में प्लेटिंग का दौर आया जिसमें शुरुआत में हेवी ड्यूटी प्लेट का यूज किया गया, फिर डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट को यूज किया गया, फिर लो कॉन्टैक्ट डीसीपी LC-DCP का यूज किया गया। उसके बाद एडवांस इंटरलॉकिंग करने जमाना आया। पहले इंटरलॉकिंग नेलिंग केवल डायफिशियल फ्रैक्चर में यूज होता था, फीमर का हो चाहे टीबिया का हो चाहे ह्यूमरस का हो, लेकिन बाद में मेटाफिशियल फ्रैक्चर के लिए भी एडवांस इंटरलॉकिंग शुरू हुआ, जैसे कि लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड अपर एंड ऑफ द अपर थर्ड ऑफ द फीमर, सबट्रोकेटिक फ्रैक्चर एंड सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के लिए DFN, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के लिए DFN और सबट्रोकेटिक फ्रैक्चर और ट्रोकेटिक फ्रैक्चर के लिए PFN यूज होने लगा। फिर PFN-A आया ऑस्टियोपोरोटिक बोन के लिए, PFN-A2 आया जिसको यूज होने लगा आजकल ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन का ओल्ड ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में PFN-A2 ही यूज करते हैं। और मेटलर्जी के बारे में शुरू में स्टील का उपयोग हुआ, जो ये तो बहुत स्टीफर होता है, about 10 times स्टीफर देन द कॉर्टिकल बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो ये लोड बियरिंग हो जाता है और लोड शेयर नहीं करता है ह्यूमन बॉडी से। तो कैलस जो बनता है उसमें वीक बनता है। इसके बाद आया टाइटेनियम नेल्स, जो नेल्स बनते हैं वो टाइटेनियम एलॉयज के बनते हैं और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कॉर्टिकल बोन के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इस तरह से उसको एलॉय बनाया जाता है या इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। सो इट इज मोर बायो फ्रेंडली एंड बायो कंफर्टेबल। उसके बाद आया दौर कार्बन फाइबर्स का, जो कार्बन फाइबर्स का बिकॉज इट इज ट्रांसलूसेंट, इट इज नॉट रेडियो ओपेक, सो इट इज वेरी यूजफुल इन कैंसर पेशेंट, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ड्यू टू बोन ट्यूमर। उसमें क्या प्रोग्रेस है ट्यूमर का, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे डिग्रेशन हो रहा है कि नहीं, चारों तरफ ट्यूमर के हम लोग देख सकते हैं। और फ्रैक्चर का कैलस बन रहा है कि नहीं ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो ट्रांसल्यूसेंट होता है, रेडियो ओपेक नहीं होता है और कोल्ड वेल्डिंग नहीं होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये स्क्रू को निकालना जो है आसान है और काफ़ी जो बहुत हाई फैटिग स्ट्रेंथ होता है इसका, जो काफ़ी ड्यूरेबल होता है और फ्रैक्चर हीलिंग तक ये टूटता नहीं है, इसमें कोरोजन नहीं होता है और कार्बन फाइबर्स में कोरोजन नहीं होता है और कैंसर पेशेंट में यूजफुल है और स्ट्रेस शेविंग नहीं होता है जो कि मेटल में होता है और वीक कैलस बनता है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैलस बनता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको बेंड नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन के समय हम लोग प्लेट को बेंड करते हैं ताकि बोन का शेप ले ले, वो मैनुअली बेंड करते हैं, तो उसको आप बेंड नहीं कर सकते हैं।
ये टूट जाता है लेकिन बेंड नहीं होता है। सो थैंक यू।